ठीक। तो यहां पे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को हम क्या कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है ना, इसकी ये प्राइमरी साइड है, या प्राइमरी साइड बोल सकते हो उसको, या इसको बोल सकते हो ये इसकी यहाँ पे एचवी साइड है, और ये इसकी सेकेंडरी है, सेकेंडरी यानी क्या है इसकी ये एलवी साइड। ठीक। तो इसको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो एडिटिव पोलैरिटी में और दूसरा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में। तो एडिटिव पोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने बताया था ये डॉट साइन जो है ये किसको बताता है, पोलैरिटी को। तो जो डॉट साइन है उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, अदर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे एडिटिव पोलैरिटी में। क्योंकि यदि हम डॉट को प्लस मान रहे हैं तो अदर पॉइंट क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक। तो प्लस को माइनस से कनेक्ट करेंगे तभी वोल्टेज ऐड होगी, है ना, तो उसको एडिटिव पोलैरिटी यहाँ पे बोलेगी। तो यहाँ से हम एक कनेक्शन यहाँ से निकाल लेंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे लाके। ठीक। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिए इस प्रकार से लाके। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने एक कनेक्शन यहाँ से निकाला हुआ है ये। ठीक। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और इसका जो सेकंड एंड है वो सेकंड एंड यहाँ से निकल जाए। तो एडिटिव पोलैरिटी में दोनों वोल्टेज क्या होती है यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो ये जो वाइंडिंग हमारी, ये वाइंडिंग कौन सी है यहाँ पे, एचवी है ये। तो इससे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, एचवी वाइंडिंग की करंट फ्लो होगी। ये हमारी एलवी वाइंडिंग है, तो इससे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट फ्लो होगी, एलवी वाइंडिंग की करंट फ्लो होगी। ठीक। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप। तो यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ से जो करंट आएगी, ठीक, ये करंट क्या होगी, इन दोनों करंट का सम होगी। आई बात समझ में। तो इन दोनों करंट का क्या हो जाएगी, ये सम हो जाएगी। तो यहाँ की जो करंट होगी आई वो होगी एच वी प्लस एल वी, दोनों का सम हो जाएगी। अब ये कॉमन वाइंडिंग है, कॉमन वाइंडिंग की करंट क्या है, एच वी है। कॉमन वाइंडिंग की करंट क्या है, एच वी है। तो जो एच वी होती है वो किसका डिफरेंस होती है, तो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होती है। तो जो सर्कुलेटिंग करंट होगी उसको क्या लिखेंगे, आई वन माइनस आई टू। ठीक। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये ट्रांसफॉर्मर हमारा कितने केवीए का है, 20 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक। तो यदि ट्रांसफॉर्मर 20 केवीए का है तो जब ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है तो इसकी आप क्या निकाल लोगे, करंट। तो हम देखेंगे कि करंट ऑफ एच वी ये किसके लिए है, टू वाइंडिंग। अभी हम ऑटो के लिए नहीं निकाल रहे हैं, टू वाइंडिंग। और करंट ऑफ एल वी ये निकालेंगे किसके लिए, फॉर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन में। तो ट्रांसफॉर्मर की केवी रेटिंग यहाँ पे आपके पास में है, ठीक है, इतना वोल्ट एम्पियर हो जाएगा ये। और इसको एच वी की वोल्टेज कितनी है, 2400, इससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से ये हो जाएगा, एल वी की वोल्टेज से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कितना आ रहा है, 8.33 एम्पियर आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 83.3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो उन दोनों करंट का क्या होगी, सम होगी। तो उन दोनों का सम कर दो इसको, तो दोनों का सम कर दो। ठीक। तो यहाँ से जो करंट आएगी आई वन वो आएगी 83.33 प्लस 8.33 एम्पियर, दोनों का सम आएगी। अब यहाँ से जो करंट होगी एच में कितनी जाएगी, तो एच में जो करंट जाएगी, ठीक, जितनी एच की रेटिंग है ना, तो एच की रेटिंग कितनी है, 83.33 एम्पियर, तो इतनी एच में आएगी। ठीक। और हमारी जो रिमेनिंग करंट है वो कहाँ पे आएगी, आउटपुट में, तो 8.33 ये क्या हो जाएगी, आपकी आउटपुट हो जाएगी। ठीक। मतलब वो कहाँ से आएगी, आपकी इस वाइंडिंग में आएगी। ठीक। तो हम देखेंगे कि जो सर्कुलेटिंग करंट है वो क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस होती है कि नहीं। तो हमारा दोनों का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, सर्कुलेटिंग करंट। कॉमन वाइंडिंग की जो करंट है इस वाइंडिंग को क्या बोलोगे आप, कॉमन। तो ये कॉमन वाइंडिंग है, और कॉमन वाइंडिंग की करंट क्या होती है, तो दोनों करंट का वेक्टर डिफरेंस होती है। तो दोनों का डिफरेंस यदि हम लेंगे तो कितना आएगा, 83.33, मतलब ये सही है। ठीक। तो इस तरह से ये हमने देख लिया कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि हमने जो
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को एडिटिव पोलैरिटी के ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया है तो इसकी केवीए रेटिंग कितनी होगी। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो केवीए इज इक्वल टू क्या होता है, या आप वोल्ट एम्पियर निकाल लो, वोल्ट एम्पियर। तो इसकी वोल्टेज कितनी है 2400, इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको क्या करोगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो 2400 इंटू 83.33 प्लस अच्छा एचवी की 8.33 है ना, हाँ इसलिए इसको देख लो, यहाँ पे एचवी की करंट कितनी है 8.33 है, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर 83.3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या आएगा वोल्ट एम्पियर। किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करोगे तो केवी हो जाएगा, या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2640 इंटू 83.3 और डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे तो क्या आ जाएगा केवी। तो दोनों आंसर आपके सेम आएंगे क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होती है, आउटपुट पावर होती है। तो चाहे इसको मल्टीप्लाई करो चाहे उसको, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी 220 केवी हो जाएगी। ठीक, तो लगभग कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो एक तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक तो एक तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, दूसरा आप इसको बना सकते हो कि केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन, ठीक है, के माइनस 1 इंटू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग। ठीक, तो जो के है ये के कहाँ से लोगे आप, ठीक है, ये जो के है ये के आप कहाँ से लोगे, तो के लोगे, ये हो गया आपका V2 और ये हो गया V1। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी V2 अपॉन V1, इसका रेशियो निकालो जल्दी से, कितना आता है 2640 बाई 2400 1.1, तो ये 1.1 आपका आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको आप लिखोगे 1.1, ठीक, और इसको लिखोगे यहाँ पे के की वैल्यू 1.1 माइनस 1, सॉरी क्या आ गया फिर से -1, ठीक, -1 इंटू कितना लिखोगे 20 केवी, तो ये हो जाएगा 1.1 है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 इंटू क्या आएगा 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22 केवी। आई वो समझ। तो यहाँ पे दो तरह से आप इसको बना सकते हो। तो पहला तरीका तो आपको बताया कि आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। यदि और जल्दी बनाना है तो और जल्दी बनाने के लिए इस फार्मूले को याद रखना है आपको। ठीक है, कि यहाँ पे केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अपॉन 1 माइनस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो किसका लेना है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशियो लेना है। ठीक है, तो जो ये है के जो है रेशियो ऑफ, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है V2 अपॉन V1, यह रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो इससे आप यहां पे इसको बना सकते हो, समझ में आया? नहीं नहीं, तो टोटल रेटिंग है ये, कि हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो हमारा कितने केवीए का था 20 केवीए का टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था, उसको हमने एडिटिव पोलैरिटी के ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट किया, तो उस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग क्या हो, तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर एक सिंपल एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसको बनाओ आप लोग, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या मैं तो समझाया हूँ आपको, क्वेश्चन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे सिंगल फेज
transformer has rating of 15 kVA 600/120 volt, it is reconnected as an auto transformer to supply at 720 volt from 600 primary source. The maximum load it can supply is ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है। समझ में आया? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ये क्या बोल रहा है, सिंपल देखो कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है सप्लाई कितना कर रहा है 720 वोल्ट एंड प्राइमरी जो सोर्स है वो कितना है 600 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर है आपका, ये 600 वोल्ट हो गया, ये 600 हो गया, ये 120 हो गया, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको 720। ठीक, 720। तो आपको क्या ले लेना है, इसका के ले लेना है, के इजिकल टू क्या होगा 720 बाई क्या आएगा 600। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो 600, तो 6 से है ना, इसको कैंसिल करो कितना आएगा देखो, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1.2, 1.2 आ गया। अब आपके पास में जो ये ऑटो हो गया, ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर की केवी हो गई, तो केवीए ऑफ ऑटो इज इक्वल टू के और के -1 इंटू कितना केवी है इसका 15, तो कितना जाएगा 1.2 0.2 इंटू क्या आएगा 15, तो कितना आएगा 6 इंटू, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 90 केवी। ठीक, तो 90 केवी इसका आंसर आ रहा है। ठीक आ रहा है आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जल्दी से इसको बना सकते हो। ठीक, तो बस आपको देखना है कि के किसका लेना है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस तरह से कनेक्ट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज जो रहेगी। तो ये किसके लिए रहेगा, तो ये रहेगा जब हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, स्टेप अप होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, तो ये है उस समय जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ग्रेटर देन क्या आ रहा है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, उसके लिए है। यदि हमारा के लेस देन 1 होगा तो फार्मूला थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर के लेस देन 1, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा केवीए ऑफ ऑटो इज इक्वल टू होगा 1/1 माइनस के इंटू केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग। ये कब लेंगे, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्या चीज, नहीं, 1/1 माइनस के। ठीक।
ठीक है ना। तो इस तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस आप बना सकते हो। इंडक्टिवली कैसे करेगा, कंडक्टिवली कैसे करेगा वो तो पता है ना, कितना इंडक्टिवली करेगा तो 1 माइनस के ऑफ इनपुट, कंडक्टिवली कितना करेगा के टाइम्स ऑफ इनपुट करेगा। ठीक, तो वो आप निकाल लेना। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन, हेडिंग डालिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन, तो देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ये सप्लाई बस बार है और ये यहाँ पे लोड बस बार। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों ट्रांसफार्मर का हमने क्या किया है, पैरेलल ऑपरेशन किया है। ये ट्रांसफार्मर 1 है, ये ट्रांसफार्मर 1, ये ट्रांसफार्मर 2 है, ये इसकी प्राइमरी है और ये इसकी सेकेंडरी है, ये इसकी प्राइमरी है और ये इसकी सेकेंडरी। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसका यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन किया है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होती है, पोलैरिटी होती है इस प्रकार से। तो ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन जब हम करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस को हमको क्या करना है, फुलफिल करना है, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन बोलेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिनको हमको यहाँ पे फुलफिल करना है और क्यों करना है, तो इसलिए करना है कि जिससे लोकल सर्कुलेटिंग करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होनी चाहिए। तो टू अवॉइड लोकल सर्कुलेटिंग करंट and load sharing proportion to their kVA rating। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लोकल सर्कुलेटिंग करंट ना हो और लोड शेयरिंग जो है उनकी केवी रेटिंग के प्रोपोर्शन में रहे। तो इसके लिए पैरेलल ऑपरेशन करते समय, ठीक है, इन दोनों को हमको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक, तो सबसे मस्ट कंडीशन जो होती है जिसके बिना पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी ठीक, तो यहाँ पे है पोलैरिटी ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर शुड बी सेम, या ट्रांसफार्मर ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर शुड बी कनेक्टेड विद रिगार्ड टू देयर पोलैरिटी। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी के अनुसार प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। यदि ये इस बस बार से कनेक्ट है, ये डॉट, तो इसका डॉट भी उसी से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका डॉट इस बस बार से कनेक्ट है और इसके डॉट को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यदि इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, डेड शॉर्ट सर्किट होगा और पैरेलल ऑपरेशन फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यदि बोलता है कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, तो पोलैरिटी ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्म कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, या कनेक्टेड विद रिगार्ड टू देयर पोलैरिटी होना चाहिए। ठीक, दूसरा यहाँ पे होना चाहिए कि जो दोनों ट्रांसफॉर्मर है इनकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी की वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ बोथ ट्रांसफॉर्मर शुड बी सेम या इक्वल। ठीक है, या बोल सकते हैं कि उनका जो टर्न रेशियो है
एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, टर्न रेशियो या जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है शुड बी आइडेंटिकल। ठीक, तो यदि एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के जो टर्न्स हैं, इसकी जो प्राइमरी के टर्न्स हैं, ठीक है, यदि ये 1000 है, इसकी सेकेंडरी के टर्न्स 500 है, इसके 1000 है, इसके 500 है, तो दोनों का जो टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है कैसा रहेगा, सेम। यदि ऐसा न हो, ठीक है, मान लीजिए इसके जो है 500 है और इसके जो हमने कर दिए 510 कर दिए, तो दोनों के टर्न्स अलग हो गए, ठीक है, तो दोनों की सेकेंडरी वोल्टेज भी अलग हो जाएगी। यदि इसकी सेकेंडरी वोल्टेज है 400 वोल्ट, तो इसकी सेकेंडरी वोल्टेज हो सकता है 420 वोल्ट हो जाएगी। तो दोनों के पोटेंशियल में क्या आएगा, डिफरेंस। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे करंट सर्कुलेट होगी, जिसको क्या बोलेंगे, लोकल सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, तो यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो पैरेलल ऑपरेशन तो होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, लोकल सर्कुलेटिंग करंट होगी, जिससे ट्रांसफार्मर जो है अपनी केवी रेटिंग को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, अपनी केवी रेटिंग के अनुसार वो लोड शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद में जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज इम्पिडेंस होता है, ठीक है, तो परसेंटेज इम्पिडेंस कब लेते हैं, जब दोनों ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग क्या होती है, सेम। ठीक, तो यदि दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं वो सेम केवी रेटिंग के हैं, दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं वो सेम केवी रेटिंग के हैं, तो इनका जो परसेंटेज इम्पिडेंस है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, या फिर इनका जो एक्स अपॉन आर रेशियो है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो इनका जो परसेंटेज इम्पिडेंस है वो इक्वल होना चाहिए। परसेंटेज इम्पिडेंस होने से क्या होगा, दोनों में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगी, और इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगी तो टर्मिनल वोल्टेज दोनों की कैसी रहेगी, सेम, तो लोकल करंट सर्कुलेट वहां पे नहीं करेगी। ठीक, एक्स अपॉन आर रेशियो का मतलब क्या होता है, फेज एंगल। तो ये क्या है, यहाँ पे फेज एंगल है ये। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, आइडेंटिकल, तो दोनों ट्रांसफॉर्मर का जो पावर फैक्टर एंगल है वो कैसा आएगा, सेम। तो यदि एक्स अपॉन आर रेशियो सेम होता है तो दोनों ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं सेम पावर फैक्टर पर यहाँ पे ऑपरेट होंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट होगा तो कोई अलग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा, कोई अलग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा, और इक्वल लोड वो शेयर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये जो ट्रांसफॉर्मर है इनकी केवी रेटिंग अनइक्वल है, असमान है, ठीक है, अनइक्वल कितनी हो सकती है, तो 1:3 तक। पैरेलल ऑपरेशन कितनी डिफरेंट केवी रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर का कर सकते हैं, 1:3। यदि इसकी केवी रेटिंग 100 केवीए है तो इसके पैरेलल में हम 300 केवी रेटिंग तक के ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी पैरेलल केवी रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि दोनों ट्रांसफॉर्मर की केवी रेटिंग डिफरेंट होगी तो इनका जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस हम लेते हैं, इक्विवेलेंट इंपेडेंस, ठीक है, ये इक्विवेलेंट इंपेडेंस इनकी केवी रेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या होना चाहिए, केवी रेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लोकल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी और ट्रांसफॉर्मर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोड शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इन सभी कंडीशंस को यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो अवॉइड कर सकते हैं लोकल सर्कुलेटिंग करंट को और केवी रेटिंग के प्रोपोर्शन में लोड शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक, इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर।
तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन के बेसिस पर जो ट्रांसफार्म होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर यहाँ पे है। तो कौन कौन से हो सकते हैं ये, स्टार स्टार हो सकता है, डेल्टा डेल्टा हो सकता है, स्टार डेल्टा हो सकता है, डेल्टा स्टार हो सकता है, ओपन डेल्टा हो सकता है, या फिर टीटी कनेक्शन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इतने टाइप्स के ये 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर होता है, तो जो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर होगा इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कैसी होगी, स्टार कनेक्शन में होगी। तो इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ये दोनों वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में है। अब ये जो ट्रांसफॉर्म होता है जब इसको हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, ठीक है, लाइन वोल्टेज, तो इसके फेज में कितनी वोल्टेज आ जाएगी, PL1/√3। तो वोल्ट पर फेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 ऑफ लाइन वोल्टेज हो जाएगी, या बोलेंगे 57.7% ऑफ क्या होगी, लाइन वोल्टेज हो जाएगी। तो जब वोल्टेज यहाँ पे रिड्यूस्ड होगी तो यहाँ पे जो इंसुलेशन होगा उस पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम हो जाएगी, तो हमको जो इंसुलेशन है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगी, बच जाएगी। ठीक, दूसरा जो ट्रांसफार्मर की कोर का साइज होता है, ये कोर का साइज या कोर मटेरियल का अमाउंट है ना, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल किस पर डिपेंड करता है कि इसकी मैक्सिमम फ्लक्स कितनी है उस पर डिपेंड करता है। और जो फ्लक्स है ये किस पर डिपेंड करती है, वोल्टेज पे। तो कौन सी वोल्टेज पर डिपेंड करती है, फेज वोल्टेज पे। तो ये फेज वोल्टेज कम हो जा रही है तो फ्लक्स कम हो जाएगी, फ्लक्स कम हो जाएगी तो कोर मटेरियल हम कहाँ जा सकते हैं, कोर मटेरियल फिर हमको ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो इससे फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक, और हाई वोल्टेज के लिए इनको डिजाइन करते हैं। तो हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन करना इनको इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, तो स्मॉल इन साइज होंगे और हाई वोल्टेज के लिए इनको हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। दूसरा, यदि हम देखें कि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, N2/N1। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, इक्वल टू N2/N1 होता है। तो कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो आप कि आपको E2 E1 में रिलेशन निकालना है, I2 I1 I2 में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या ले लोगे, N2/N1 का रेशियो ले लोगे। तो नॉर्मली जो हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में रिलेशन पढ़ते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो वैसे रिलेशन है यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो होगा उसी को लेकर के हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, दूसरा इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेज होती हैं, ठीक है, इन वोल्टेज के बिटवीन कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 0। यानी कि इसका जो वेक्टर होगा प्राइमरी का और सेकेंडरी का जो वेक्टर होगा ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक, तो इनके बिटवीन 0 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा। तो इस तरह से ये स्टार स्टार ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होता है इसको हम कहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अनबैलेंस लोड के लिए इसको यूज नहीं करोगे। तो स्टार स्टार ट्रांसफॉर्म का यूज केवल कहाँ करते हैं, बैलेंस लोड कंडीशन में ही इसका यूज करते हैं, अनबैलेंस के लिए इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं ओनली फॉर बैलेंस लोड। किसमें, अभी नहीं है, अभी इसमें न्यूट्रल नहीं है ना, अभी न्यूट्रल लाएंगे। तो समझ में आ गया। तो स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल नहीं है तो इसका यूज कहाँ तक करेंगे हम, यहाँ पे बैलेंस लोड कंडीशन में करेंगे, अनबैलेंस में नहीं करेंगे। ठीक, यदि इस ट्रांसफॉर्मर को हम क्या करते हैं, अनबैलेंस कंडीशन में यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि अनबैलेंस लोड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम अनबैलेंस लोड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे देखते हैं हम, ये एक ट्रांसफॉर्मर की फेज वोल्टेज का वेक्टर है। मान लो ये आर फेज का वेक्टर है, ये वाई फेज का वेक्टर है और ये बी फेज का वेक्टर है। तो इनमें बैलेंस कंडीशन में कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होगा,
तो ये इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ से इस न्यूट्रल का डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। ठीक, तो यदि अनबैलेंस लोड की कंडीशन में यूज करेंगे तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा तो इसका यहाँ से डिस्टेंस फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यहाँ से डिस्टेंस फेज वोल्टेज को, इसका ये डिस्टेंस फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब न्यूट्रल शिफ्ट हो गया है तो अब ये तीनों फेज वोल्टेज एक समान होंगे क्या, नहीं होंगे। तो तीनों फेज वोल्टेज क्या होंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि अनबैलेंस लोड की कंडीशन में यूज करते हैं तो तीनों फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आती है यदि हम इसको अनबैलेंस लोड की कंडीशन में यूज करेंगे। तो इसलिए हम इसको केवल कहाँ यूज करेंगे, बैलेंस लोड की कंडीशन में। ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम, एक समस्या है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल होता है, इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर में किस न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में जो हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, इसके न्यूट्रल को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। तो न्यूट्रल शिफ्टिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके न्यूट्रल को ग्राउंड कर देंगे। अब इसके न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिए तो ये किससे कनेक्ट हो जाता है, अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर है यहाँ पे, ये अल्टरनेटर ही इसको पावर फीड कर रहा है ट्रांसफार्मर को। ठीक, तो जो अल्टरनेटर का न्यूट्रल है ये और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है, ये दोनों आपस में बैक में क्या होते हैं, ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू अर्थ। ठीक, तो यदि इसको हम अनबैलेंस कंडीशन में यूज करते हैं तो तीनों फेज वोल्टेज क्या होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं। और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग करने से वो जो प्रॉब्लम है न्यूट्रल शिफ्टिंग की, वो प्रॉब्लम क्या होगी, ओवरकम आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है नो न्यूट्रल शिफ्टिंग, अब न्यूट्रल शिफ्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे तीनों फेज वोल्टेज क्या होंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को जब हम 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं या जो भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो आप, तो जब इसको हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या फ्लो होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट। और इस मैग्नेटाइजिंग करंट में क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं। ठीक, तो उनमें जो सबसे रिच होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, वो कौन सा होता है, थर्ड हार्मोनिक। क्योंकि ये हार्मोनिक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेचुरेशन ऑफ कोर। ठीक, तो ट्रांसफार्मर की मैग्नेटाइजिंग करंट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोनिक होता है, थर्ड हार्मोनिक होता है। और इसी के कारण कोर क्या होती है, वहाँ पे सैचुरेट होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो थर्ड हार्मोनिक होता है, ये क्या करता है, तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये कैसी होनी चाहिए, साइनोसोडल होनी चाहिए। तो इसकी वेव फॉर्म के शेप में क्या करेगा, ऐसा डिस्टॉर्शन कर देगा। तो आउटपुट की जो वेव फॉर्म का शेप है वो हमको साइनोसोडल नहीं मिल रहा है। ठीक, तो जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, इस न्यूट्रल ग्राउंडिंग की अनदर एडवांटेज क्या होती है, ये ट्रिपल फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक करंट को सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करती है, जिससे यहाँ पे जो ये डिस्टॉर्शन आ रहा था, ये डिस्टॉर्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आउटपुट में हमको कैसी वोल्टेज मिलेगी, साइनोसोडल वोल्टेज मिलेगी। ठीक, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग की अनदर एडवांटेज क्या होती है कि ये न्यूट्रल शिफ्टिंग को तो अवॉइड करती है, इसके साथ ही क्या करती है, सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करती है, किसके लिए, ट्रिपल फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक करंट के लिए। ठीक है, तो ये करती है प्रोवाइड पाथ, प्रोवाइडेड सर्कुलेटिंग पाथ फॉर थर्ड हार्मोनिक करंट। ठीक, जिससे आउटपुट की वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन नहीं होता। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का यूज कर सकते हैं। तो 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं कि स्टार स्टार वाइंडिंग के साथ लो केवीए रेटिंग की डेल्टा कनेक्टेड एक तीसरी वाइंडिंग को हम कोर के ऊपर में वाउंड कर देंगे। ठीक, तो ये जो लो केवी रेटिंग की डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है, जिसको हमने सेम कोर के ऊपर में वाउंड किया है, तो क्या बोलते हैं, टर्सरी वाइंडिंग। तो जो टर्सरी वाइंडिंग है, इसका यूज हम काहे के लिए करते हैं,
तो जो ट्रिपलन फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक करंट है सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करेगी और न्यूट्रल शिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो टर्सरी वाइंडिंग 3 के है ना, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में तीसरी वाइंडिंग कौन सी होती है? लो केवी रेटिंग की डेल्टा कनेक्टेड टर्सरी वाइंडिंग होती है। ठीक, तो अब इसको हम यदि यूज करना चाहते हैं अनबैलेंस लोड में कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपली यदि पूछेगा कि इनमें से किस ट्रांसफार्मर को, ऐसा ऑप्शन दिया है, इनमें से किस ट्रांसफार्मर को ओनली बैलेंस लोड में यूज करेंगे, अनबैलेंस में यूज नहीं करेंगे, स्टार स्टार को अनबैलेंस में यूज नहीं करेंगे। यही बात समझ में? हाँ, इससे टर्मिनल निकलते हैं और इसमें जो सब स्टेशन होता है उसमें हम पावर यूज कर सकते हैं, इसकी पावर को सब स्टेशन में इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए, रिले वगैरह के लिए यूज कर। इसके बाद में जो स्टार स्टार हो गया, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी है दोनों कैसे रहेगी इसकी डेल्टा, तो इसको जब हम यहाँ पे लाइन वोल्टेज देंगे तो इसमें जो फेज वोल्टेज है किसके इक्वल होती है? लाइन वोल्टेज के इक्वल होती है। ठीक, स्टार में ऐसा नहीं था, यहाँ पे वैसा है। ठीक, तो यदि हम यहाँ पे मान लो इसकी लाइन में देते 400 kV, तो इसके फेज में कितनी आती? 230 kV। इसको यदि 400 kV दोगे तो इसके फेज में कितनी आएगी? 400 kV आएगी। ठीक, तो जैसे भी बताया था कि कोर में फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस होती है? फेज वोल्टेज के कारण। तो कोर में फ्लक्स क्या होगी? अब ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? लार्ज इन साइज हो जाएगा। तो इसका जो फिजिकल साइज है वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है इंसुलेशन पे वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंसुलेशन भी हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए ये जो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनको हम क्या करते हैं? स्मॉल केवी रेटिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इनको स्मॉल रेटिंग के लिए डिज़ाइन करना क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है। ठीक, लेकिन लार्ज इन क्या होते हैं? ये साइज है बस। दूसरा कि इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम N2/N1 के रेशियो के होगा। तो यदि N2/N1 की जो वैल्यू है ये क्या है? E2/E1 है और क्या है? I1/I2। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक, तो जो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वही, यदि आपको दिया हुआ है कि इसके जो टर्न्स हैं, ठीक है, वो है 500 और इसके जो टर्न्स हैं वो है यहाँ पे 1000 है, तो आपको टर्न्स है 1000 है, तो आपको क्या लेना है? 1000/50 500, तो कितना हो जाएगा ये? 2। बस इतना रखना है, इतना रख के कैलकुलेशन कर लेना। उसमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना घटाना और नहीं है, कम ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। और इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा? यहाँ पे कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा? 0 डिग्री। तो स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पे होता है। ठीक, दूसरा देखेंगे कि जो इसमें डेल्टा कनेक्शन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? टर्शरी वाइंडिंग यूज कर रहे थे। काय के लिए? ट्रिपलन फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक करंट को सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन क्या करेगा? ट्रिपलन फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक करंट को सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिलेगी? आपको साइनसोइडल मिलेगी, नो डिस्टॉर्शन इन आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें डिस्टॉर्शन फ्री जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको मिलेगी। आई बात समझ? दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि न्यूट्रल शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आएगी नहीं, इसमें न्यूट्रल है ही नहीं। ठीक है, तो यदि बोलेगा बैलेंस लोड के, सॉरी अनबैलेंस लोड के लिए, अनबैलेंस लोड के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर सुटेबल होगा? ठीक है, तो अनबैलेंस लोड के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर सुटेबल होता है? डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्म होता है। डेल्टा जो टर्सरी वाइंडिंग है ना, तो ये प्राइमरी से कनेक्ट होती है ना सेकेंडरी से कनेक्ट होती है। इसको कोर पे इंसुलेशन लगा देते हैं, इससे अलग 3 टर्मिनल निकलते हैं। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे लगाते हो? कोर पे इंसुलेशन लगा के। तो उसी कोर पे इंसुलेशन लगा करके हम क्या करेंगे? एक तीसरी वाइंडिंग को लगाएंगे
जो कि डेल्टा कनेक्टेड होगी, जो कि लो केवीए रेटिंग की होगी, और उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी वाइंडिंग। ठीक, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी से कनेक्टेड नहीं होती है। तो ये समझ में आया। तो ये याद रखना है कि इसमें रिच ऑफ क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक, और वो कोर को सैचुरेट करने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसके कारण क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म की शेप में डिस्टॉर्शन होता है। इसके बाद में हम पढ़े थे एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म होता है। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी हो जाएगी, और ये इसकी सेकेंडरी हो जाएगी। तो जो स्टार का बेनिफिट होता है वो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक, कि जो फेज वोल्टेज है वो क्या होगी आपकी 1/√3 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे भी जो स्टार का बेनिफिट आपको मिलता है वो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है इसके टर्न्स यदि N1 है और इस वाइंडिंग के टर्न्स कितने हैं, N2 है, तो इस ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, N2/N1 ये होना चाहिए था। लेकिन ये हमको यहाँ पे नहीं मिलता है। ये जो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे N2/N1 रेशियो के इक्वल नहीं होगा, ये इससे कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 1/√3 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K है ये नॉर्मली हम क्या लेते हैं, N2/N1। तो इसको लेके कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको क्या करना है, आप 1/√3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको नया ट्रांसमिशन रेशियो आएगा। ठीक, तो इसको लेकर फिर आपको कैलकुलेशन करना है। तो जो अब आपको E2 और E1 में रिलेशन निकालना है, ठीक, या I1 और I2 में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए आपको किसका लेना है, K डैश को यूज़ करना है। K डैश यानी इसको यूज़ करना है। ठीक, तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो हम जो रखते हैं उससे क्या होता है, घट जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर कैसे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू लेस देन क्या होती है, 1, और ये कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, नेचर में स्टेप डाउन। क्यों स्टेप डाउन बोल रहे हैं, क्योंकि भाई जितना आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रखोगे उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.577। ठीक, तो इसका मतलब है यदि आपने N2 की वैल्यू रखी थी 1000, N1 की वैल्यू रखी थी 500, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना आना चाहिए था, 2। बट ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 का 0.577 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4, ठीक है, 5, 1, 6, 11। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0. ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1.15 है ना, 4 ऐसे इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो हमारी होनी कितनी चाहिए थी, 2, लेकिन 2 से क्या हो गई, कम। कम यानी क्या हो गया, स्टेप डाउन। तो जो हम रखेंगे उतना नहीं रहेगा, उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। है बस समझ में। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम कि इसका नेचर क्या है, स्टेप डाउन करने का नेचर है। तो इसको कहाँ पे प्रीफर करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे हमको वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है। तो हम जो जनरेशन करते हैं, ठीक, उसके बाद में स्टेप अप करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, तो जो रिसीविंग स्टेशन होते हैं उन रिसीविंग स्टेशन पे हम वोल्टेज को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन करते हैं। तो इसको स्टेप डाउन करने के लिए जो रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। तो रिसीविंग स्टेशन में हमको किसका यूज़ करना चाहिए, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे। ठीक, बाकी इसमें भी क्या है, डेल्टा वाइंडिंग है जो सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करेगी किसके लिए, थर्ड हार्मोनिक के लिए। तो इसकी भी आउटपुट वोल्टेज में डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी डेल्टा वाइंडिंग है उसकी आउटपुट वोल्टेज में डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रिपल फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक करंट को सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करती है। ठीक, अच्छा एक चीज, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है, इसका वेक्टर जब हम बनाते हैं ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बिटवीन हमको कितना डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा, तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बिटवीन वेक्टर में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक, यदि एक का जो वेक्टर है वो ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरे का वेक्टर भी ऐसा होना चाहिए था।
बट दूसरे का जो वेक्टर है वो यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे जो इनके बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बिटवीन 30 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो याद रखना आसान है, स्टार स्टार में कितना डिग्री है, डेल्टा डेल्टा में कितना है, 0। दोनों सेम है ना, दोनों में 0, ठीक। और जो डिफरेंट है उसमें 30 डिग्री है। इसके बाद में पढ़े थे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी जो प्राइमरी है वो है डेल्टा, और इसकी जो सेकेंडरी है यह है स्टार। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मर है। अब इसको यदि आप यहाँ पे लाइन वोल्टेज दोगे VL1, तो इसके फेज में कितनी आएगी, VL1, ठीक। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर में आपकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो प्राइमरी वोल्टेज है VL1, उसका कितना टाइम्स आ जाएगी, √3 टाइम्स आ जाएगी, ठीक। तो हम बोलेंगे कि इसमें भी जो हमने K की वैल्यू रखी थी N2/N1, तो ये कैलकुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक। इससे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो इसका जो नया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो N2/N1 रेशियो का कितना टाइम्स होता है, √3 टाइम्स होता है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो N2/N1 रेशियो का क्या होता है, √3 टाइम्स होता है, ठीक है। √3 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1.732 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि इसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होगा कैसा हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनका नेचर क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप करना। तो वोल्टेज को स्टेप करना इनका यहाँ पे नेचर होता है। आई बात समझ में। तो इसमें यदि हमको एन E1 और E2 और E1 का रेशियो या I1 और I2 का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या लेना है, K डैश, यानी N2/N1 इंटू √3 लेना है, ठीक है। तभी आपका आंसर सही है। तो इस तरह से ये जो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इनका यूज़ कहाँ पे करोगे, बिगिनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं 11 kV को एज पर डिजायर्ड वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे स्टेप अप करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो आपके घर के पास में ट्रांसफॉर्मर लगे हैं जो कि 11 kV टू 400 वोल्ट हैं, तो इसमें हमको क्या चाहिए, 3 फेज 4 वायर कनेक्शन चाहिए। तो इसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो एक तो याद रखना है बिगिनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन जनरेटिंग स्टेशन, हम किसका यूज़ करेंगे, डेल्टा स्टार। और इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फॉर ऑब्टेन 3 फेज 4 वायर कनेक्शन, इसी का यूज़ करेंगे। तो इसमें से हमको क्या मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है। तो ये हो गया R न्यूट्रल, Y भी हो गया। तो हम कंज्यूमर को क्या दे सकते हैं, यहाँ पे 3 फेज 4 वायर सप्लाई दे सकते हैं। कंज्यूमर को तो न्यूट्रल देना जरूरी है, सिंगल फेज सप्लाई में न्यूट्रल जरूरी है। तो याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन में भी किसका यूज़ करते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे, ठीक। इसके बाद इसमें भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होती है, ठीक है, इसमें भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होती है इसके बिटवीन कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 30 डिग्री। तो स्टार डेल्टा हो चाहे डेल्टा स्टार हो, उसमें कितने डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 30 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक। इसके बाद में होता है वीवी कनेक्शन, यानी कि ओपन डेल्टा। तो वीवी कनेक्शन यानी कि ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है ये। तो वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो डेल्टा डेल्टा हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इस डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में किसी एक ट्रांसफॉर्मर को क्या कर देंगे हम यहाँ पे ओपन, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे वीवी कनेक्शन बोलेंगे, ठीक। तो एक फेज के ट्रांसफॉर्मर को यदि ओपन कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वीवी कनेक्शन।
तो वीवी कनेक्शन में जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वीवी कनेक्शन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताया था वीवी कनेक्शन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है, जहाँ पे अभी इनिशियली लोड कम है, बाद में लोड बढ़ने वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ओपन डेल्टा लगा सकते हैं। जब लोड बढ़ेगा तो एक ट्रांसफार्मर और कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है, आप 3 फेज यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ऐसी कई जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने तो 3 पॉइंट आपको लिखवाए थे, है ना, 3 पॉइंट मैंने लिखवाए थे आपको कि कहाँ कहाँ इसको आप यूज़ करेंगे। तो वो भी पॉइंट याद रखना है, वो भी एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, है ना, वो भी पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं, वो भी एग्ज़ाम में कई बार आते हैं ओपन डेल्टा में। ठीक है, उसमें लिख दें जहाँ पर 3 फेज लोड कैसा होता है, स्मॉल, जिससे कि इंस्टॉलेशन जो है वो नॉट वारंटेड होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 फेज बैंक का इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यदि एक ट्रांसफार्मर हमारा कभी जल गया, खराब हो गया है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ओपन डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कि फ्यूचर में हमको पता है कि लोड बढ़ने वाला है ना, तो उस समय हम इसको कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने 3 पॉइंट आपको लिखाए हैं, तो उसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि जो वीवी कनेक्शन है, ओपन डेल्टा कनेक्शन है, इसमें जो ओपन डेल्टा बैंक है इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ वीवी बैंक तो ये होती है 57.7% ऑफ कैपेसिटी ऑफ डेल्टा डेल्टा बैंक। तो ओपन डेल्टा बैंक की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 57.7% ऑफ कैपेसिटी ऑफ डेल्टा बैंक, ठीक। तो ये किसके टर्म्स में ले रहे हैं हम, डेल्टा बैंक के टर्म्स में ले रहे हैं। यदि इसी को लेगा कि ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ पीवी बैंक, ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 86.6% ऑफ, ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ वीवी बैंक, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे ये 3 ट्रांसफार्मर थे, तो ये 3 ट्रांसफार्मर में ईच ट्रांसफार्मर जो है वो 10 kVA रेटिंग का था, ठीक। तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 30, तो उस 30 का कितना लोगे, 57, तो 30 का 57.7% लोगे, ठीक। या फिर एक को ओपन कर दिया, तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, तो इसकी अब जो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा बैंक है वो है 20 है, तो 20 पे ऑपरेट नहीं करेगा, तो 20 का आप कितना लोगे यहाँ पे, तो 20 का 86.6% लोगे, ठीक। अब यहाँ पे ओवरलोड ऑफ ईच ट्रांसफार्मर, तो जो ईच ट्रांसफार्मर है उस पर ओवरलोड कितना होता है, तो ओवरलोड ऑन ईच ट्रांसफार्मर ऑफ वीवी बैंक, तो इसको लिखे थे 1.732, 1.732, ठीक है। तो इसमें जो ओवरलोड होता है वो कितना हो जाता है, कितना परसेंट हो जाता है, यदि परसेंटेज बोलेंगे तो इसको 73.2%, यदि परसेंटेज में बोलोगे तो कितना बोलोगे, 73.2%, ठीक है। तो जो ओवरलोड ऑन ईच ट्रांसफार्मर ऑफ वीवी बैंक है, तो वीवी बैंक के प्रत्येक ट्रांसफार्मर पे जो ओवरलोड है वो कितना हो जाता है, 73.2% हो जाता है। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि 73.2% क्या होता है, ओवरलोड। अभी जो दोनों ट्रांसफार्मर होते हैं इनका जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट, ठीक है।
तो इनका जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है वो लोड के पावर फैक्टर से क्या हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। तो इनका जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है एट यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ लोड, यदि लोड का पावर फैक्टर कैसा है, यहाँ पे यूनिटी है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, तो यूनिटी पावर फैक्टर लोड की कंडीशन में जो ओपन डेल्टा बैंक है, इसके जो दोनों ट्रांसफार्मर हैं, इनका जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होगा वो 86.6% होगा। ठीक है, कि यदि ये यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क कर रहे हैं तो ये दोनों ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करेंगे, 0.866। ठीक है, इतने पावर फैक्टर लैगिंग पे वर्क करेंगे। तो दोनों ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड, वो कितना होता है, तो 86.6% बोलते हैं या फिर 0.66% उसको यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, सॉरी 0.866 उसको बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में यदि जो लोड कनेक्ट है, इन लोड का जो पावर फैक्टर है वो चेंज होता है, ठीक, तो ये जो दोनों ट्रांसफार्मर हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनबैलेंस लोडेड हो जाएंगे। दोनों की लोडिंग कैसी हो जाएगी, वहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगी। तो अनबैलेंस हो जाएगी तो दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं अलग अलग केवी रेटिंग पे वर्क करेंगे। तो लोड का पावर फैक्टर यदि यूनिटी है तो दोनों ट्रांसफार्मर सेम केवी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और यदि लोड का पावर फैक्टर यूनिटी नहीं है तो दोनों ट्रांसफार्मर की जो केवीए लोड शेयरिंग है या केवीए आउटपुट है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो केवीए होगा 1 का, ये हो जाएगा उसका बोलेंगे आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर 1। तो ट्रांसफॉर्मर 1 का जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा उसका केवीए इंटू हो जाएगा कॉस 30-5। और दूसरे ट्रांसफॉर्मर का जो होगा आउटपुट, दूसरे ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होगा वो होगा केवीए उस ट्रांसफॉर्मर का हो जाएगा कॉस 30+5। तो दोनों ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। यदि लोड का पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी, यूनिटी यानी क्या हो गया, फेज एंगल 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे फाई की जगह पे, तो दोनों की केवी क्या होगी, इक्वल। और जैसे जैसे एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो एंगल की, सॉरी एंगल 90 यहाँ पे 0 है, ठीक, एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो cos फाई पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यदि एंगल 0 से बढ़ता है यानी पावर फैक्टर यूनिट से घटता है, तो एक ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, ज़्यादा केवीए लोड शेयर करेगा और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे कम लोड शेयर करेगा। तो एक ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा। तो ये डिफिकल्टी यहाँ पे आएगी, ठीक। इसके बाद में एक होता है जिसको बोलते हैं टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन। ठीक, तो टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो टीटी कनेक्शन या स्कॉट कनेक्शन में 2 ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं इसमें। तो इस प्रकार से 2 ट्रांसफॉर्मर्स का यहाँ पे यूज करते हैं। अभी जो ट्रांसफॉर्मर है इसके सेंटर में टेपिंग लिया हुआ है, कि ट्रांसफॉर्मर इसके सेंटर में टेपिंग लिया हुआ है, ठीक। तो इसमें एक ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं टीजर ट्रांसफॉर्मर और इस ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं मेन ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें जो टीजर ट्रांसफॉर्मर है वो मेन ट्रांसफॉर्मर पे जो टेपिंग लेता है वो कितने परसेंट पे लेता है, तो 86.6% पे लेता है, ठीक। तो यदि पूछेगा कि जो टीजर ट्रांसफॉर्मर है वो मेन ट्रांसफॉर्मर पे टेपिंग कितने परसेंट पे लेता है, 86.6% पर ये टेपिंग लेता है, ठीक। इस ट्रांसफॉर्मर का यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में और उसमें क्या बोलते हैं फर्नेस में, जो इंडक्शन फर्नेस वगैरह होते हैं, है ना, या आर्क फर्नेस होते हैं, आर्क फर्नेस, इंडक्शन में नहीं करेंगे, आर्क फर्नेस में, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, फर्नेसेस में करेंगे, आर्क फर्नेस वगैरह में,
और दूसरा कहाँ करेंगे, ट्रैक्शन में इसका यूज करेंगे। ठीक, तो इस ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं कि कितना इनपुट दोगे इसको, सिंगल फेज, ठीक है, आर वाई बी, तो कितना इनपुट दोगे इसको, एक फेज यहाँ पे आएगा आपका, एक फेज यहाँ पे आएगा, एक फेज यहाँ पे आएगा, तो कितना इनपुट आएगा, 3 फेज। आउटपुट कितना मिलेगा, 1 2 एंड 3 फेज क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा। तो इसमें कनेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, 3 फेज इनपुट से 3 फेज आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस कनेक्शन को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, 3 फेज इनपुट से क्या कर सकते हैं, हम 2 फेज आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कॉमन लेके एक टर्मिनल निकाल लेंगे, तो 3 फेज इनपुट से क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 फेज आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें हम क्या करेंगे, 2 ट्रांसफार्मर का यूज करके 3 फेज इनपुट से 3 फेज आउटपुट, या 3 फेज इनपुट से 2 फेज आउटपुट, या फिर 2 फेज इनपुट से 3 फेज आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि स्कॉट कनेक्शन का यूज हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से आउटपुट प्राप्त करने के लिए इसका यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब जो स्कॉट कनेक्शन होता है इसमें जो न्यूट्रल, मैंने आपको बताया था न्यूट्रल कहाँ पे होता है, न्यूट्रल पॉइंट, तो कितने परसेंट पे होता है, 57.7% पे होता है। ठीक है, टेपिंग आपको याद रखना है, टेपिंग कितने परसेंट पे होती है, तो 86.6% पे होती है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, दोनों ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मर है, कौन ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे, जो हमारा ये मेन ट्रांसफॉर्मर है, इसकी सेकेंडरी के कितने पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट। यदि इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है तो सेकेंडरी के कितने पार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो करंट फ्लो होती है, तो एक की करंट क्या करती है, 30 डिग्री लैग करती है, और दूसरे की करंट क्या करती है, 30 डिग्री लीड करती है। तो एक करंट जो है अपने रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लैग, और दूसरे की करंट क्या करती है, अपने रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करती है ना। आपको डायग्राम बनाया था मैं इस प्रकार से कि इसका ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। ठीक, एक करंट क्या करेगी, लैग, दूसरी करंट क्या करेगी, लीड। तो ये लैग कर रही है यहाँ पे, ये लैग कर रही है, और ये क्या कर रही है यहाँ पे, लीड कर रही है। ठीक, तो ये 30 डिग्री लैग करती है और दूसरा 30 डिग्री लीड करती है। तो इसमें भी जो लोडिंग होती है वो कैसी होती है, अनबैलेंस लोडिंग होती है। ठीक है, तो इन सब में चाहे वो पीवी कनेक्शन हो चाहे वो टीटी कनेक्शन हो, तो इनमें जो लोडिंग होगी वो कैसी होगी, अनबैलेंस लोडिंग यहाँ पे भी होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको इसके याद रखना है। दूसरा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको याद रखना है कि यदि बोलेगा जो ये ट्रांसफॉर्मर है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम N2/N1 का रेशियो होगा। इसमें 3 फेज टू 3 फेज, 3 फेज टू 3 फेज में मेन ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ये टीजर ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होंगे, सेम N2/N1 होंगे। ठीक, लेकिन 3 फेज जो 2 फेज होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, चेंज। तो जैसे देखेंगे कि जो 3 फेज है ये ना, ऐसा 3 फेज है ये, 3 फेज टू 2 फेज है ये, तो 3 फेज जो 2 फेज है इसमें ये आपका एक कॉमन पॉइंट हो जाता है, तो 3 फेज टू क्या हो जाता है, ये 2 फेज। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो 1.15 लिखवाया था मैंने आपको, 1.15 इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो होगा 1.15 ऑफ के होगा। तो इसको याद रखना है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, 1.15 ऑफ के। ठीक, तो इसको आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो 1.15 ऑफ के पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि जो के की वैल्यू होती है वो होती है N2/N1। ठीक है, और ये होता है 2/√3, 2/√3।
2/√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.15 होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। इसके बाद में मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, वेक्टर ग्रुप होता है। तो इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होती हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज होती हैं। प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज, ओ सॉरी, वाइंडिंग, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज होती है उनमें फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जो यहाँ पे कितने वेक्टर ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, 4, है ना। एक है 0 डिग्री, एक है 180 डिग्री और एक 30 डिग्री लैग है, 30 डिग्री लीड है। और इस ग्रुप में कितने कनेक्शन है? 3 कनेक्शन है। तो टोटल कितने कनेक्शन होते हैं यहाँ पे? 12 पॉसिबल कनेक्शन यहाँ पे होते हैं। तो वो जो कनेक्शन है वो मैंने आपको लिखवाए हैं यहाँ पे कि कितने कनेक्शन है इसमें, यहाँ पे 12 कनेक्शन यहाँ पे वेक्टर ग्रुप में इसके यहाँ पे होते हैं। तो उसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें जो वेक्टर ग्रुप है, इसमें ग्रुप 1 है ये। तो जो ग्रुप 1 है यह है 0 डिग्री, 0 फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें है y0, y0, d0 और दूसरा है डेल्टा जिगजैग 0। दूसरा जो ग्रुप है यह है 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी सेम है, स्टार स्टार 6, डेल्टा डेल्टा 6 और डेल्टा जिगजैग 6। इसके बाद में 30 डिग्री लैग है, ग्रुप 3, 30 डिग्री लैग फेज डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो होंगे वो डिफरेंट आएंगे। डेल्टा के साथ स्टार आ जाएगा 1, ठीक, स्टार के साथ डेल्टा आ जाएगा 1 और स्टार के साथ में जिगजैग आ जाएगा 1। इसके बाद में मैंने आपको बताया था 30 डिग्री लीड है, 30 डिग्री लीड के लिए, ठीक है, 11 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, डेल्टा स्टार 11, स्टार डेल्टा 11, डेल्टा जिगजैग 11, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इसको आपको याद रखना है कि इसका जो समराइज करते हैं वो समराइज हम यहाँ पे कैसे करते हैं। तो यदि लिखा है आपके पास में कि dy11 है, ठीक है, तो जो d है वो क्या है? तो dy11 में जो ये फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर होगा और किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये HV, ठीक। सेकंड लेटर कैसा होगा? स्मॉल, किसको रिप्रेजेंट करेगा? LV, ठीक। और ये जो है 11 है ये क्या शो करेगा? फेज डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ठीक है ना। तो फेज डिस्प्लेसमेंट को कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप क्लॉक यूज करनी है ये। तो जो क्लॉक है, ठीक है, तो इस तरह से क्लॉक यूज करनी है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे जो ये अवर एंड है, ठीक है, ये अवर एंड किसको शो करेगा? HV, ठीक है। HV की कौन सी वोल्टेज को शो करेगा? फेज वोल्टेज। और इसको हम क्या लेंगे? एज अ रेफरेंस लेंगे, ठीक। और जो मिनट एंड होता है वो किसको शो करेगा यहाँ पे? ठीक है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसको शो करेगा? जो LV की फेज वोल्टेज को शो करेगा, ठीक, ठीक है ना। उल्टा हो गया ये, मिनट एंड को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, आवर एंड को मूव करेंगे, क्योंकि कितने आवर्स होते हैं? 12। तो यहाँ पे मिनट एंड है, ये मिनट एंड है। देखो क्या है उसमें, मिनट एंड है। मिनट एंड जो है ये शो करेगी किसको? HV। और इसको हम क्या लेंगे? रेफरेंस। तो ये HV की कौन सी वोल्टेज को शो करेगी? फेज वोल्टेज को शो करेगी। तो मिनट हैंड जो है वो HV की फेज वोल्टेज को शो करेगी। ये रेफरेंस है, ये फिक्स्ड रहेगी, अपनी जगह से हटेगी नहीं, ठीक है। जो आवर होते हैं, आवर एंड है ना, एक घंटे में कितने
एक सर्कल में कितने आवर्स हो जाएंगे यहाँ पे 12, तो हमको पता है एक सर्कल में कितना डिग्री होता है 360, तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो यदि आवर एंड है वो कहाँ पे आ गई है 1 पे, ठीक, तो ये शो कर रही है किसको LV कि इस डायरेक्शन में यदि आ रहा है तो क्या कर रहा है लैग, और इधर आ रहा है तो क्या कर रहा है लीड, एंटी क्लॉकवाइज लीड, क्लॉकवाइज लैग, ठीक, पढ़े हो वेक्टर में। तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा 30 डिग्री लैग, 2 पे आ गया तो 60 डिग्री लैग, 3 पे आ गया तो 90 डिग्री लैग, ठीक है, 6 पे आ गया तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 6 पे आ गया तो क्या लिखोगे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो कितना फेज डिफरेंस है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस यानी आवर और मिनट एंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक। जितना डिजिट ये मूव करेगी उतना 30 डिग्री काउंट करते जाना, ऐड करते जाना है वहाँ पे, ठीक है। 30 डिग्री लैग के लिए क्या यूज करेंगे 1, यदि ये इधर रहेगी, ठीक है, किधर आ जाएगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे 30 डिग्री लीड। तो 11 जो है वो क्या शो करेगा 30 डिग्री लीड, तो ये शो करेगा यहाँ पे लीड 30 डिग्री लीड। तो हम क्या बोलेंगे LV लीड्स HV बाय 30 डिग्री। तो जो LV है वो HV को 30 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। और HV कैसी है यहाँ पे डेल्टा है, और LV कैसी है यहाँ पे स्टार। तो ये इससे हमको यहाँ पे पता चल जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा करते हैं DYN11। तो ये ट्रांसफॉर्मर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपके घर के पास लगा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है DYN11 है। तो उसकी प्राइमरी कैसी है डेल्टा, सेकंड प्राइमरी बोल रहे हैं HV, उसकी HV कैसी है डेल्टा, उसकी LV कैसी है प्राइमरी स्टार, उसकी LV कैसी है स्टार, और स्टार से क्या निकला हुआ है न्यूट्रल। तो HV डेल्टा LV स्टार, ठीक है, विद न्यूट्रल ब्रॉट आउट, और 30 डिग्री क्या कर रहा है ये लीड कर रही है, तो LV लीड्स HV बाय 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद बताया था जो पैरेलल ऑपरेशन होता है 3 फेज का, तो 3 फेज का पैरेलल ऑपरेशन कैसे करते हो, तो 30 डिग्री ग्रुप वाले का किसके साथ करोगे 30 डिग्री ग्रुप के साथ, और 0 डिग्री ग्रुप वाले का किसके साथ करोगे 0 डिग्री ग्रुप के साथ पैरेलल ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री का 30 डिग्री साथ में, और 0 डिग्री का 0 डिग्री साथ होता है। तो 0 डिग्री का 0 डिग्री के साथ में पैरेलल ऑपरेशन होगा, एंड 30 डिग्री ग्रुप वाले का 30 डिग्री के साथ में पैरेलल ऑपरेशन होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा 3 फेज और सिंगल फेज में पैरेलल ऑपरेशन की क्या कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशन सेम होती हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा फेज सीक्वेंस, कि फेज जो सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए सेम। तो फेज सीक्वेंस यहाँ पे सेम होना चाहिए, यदि ये नहीं होगा तो पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, ठीक। दोनों ही होने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा है ना, दोनों ही रहेंगे उसमें। फेज सीक्वेंस यदि आपने गलत कर दिया तो शॉर्ट हो जाएगा वहां पे भी, है ना। 0 डिग्री 180 डिग्री एक ही कॉमन लेते हैं उनको, है ना, 0 डिग्री को ही क्या बोल देते हैं 180 डिग्री। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री में हम क्या कर सकते हैं, यदि हमको पैरेलल ऑपरेशन करना है तो उसकी वाइंडिंग के कनेक्शन को टर्मिनल से क्या करेंगे हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो वाइंडिंग के कनेक्शन को टर्मिनल से चेंज करके हम 0 डिग्री को क्या बना सकते हैं 180, और 180 को क्या बना सकते हैं 0 बना सकते हैं, तो उनका पैरेलल ऑपरेशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अलग से ये नहीं बोला जाता कि 180 का 180 के साथ में होगा, तो 0 और 180 एक ही मतलब है ना। और 30 डिग्री लैग 30 डिग्री लीड एक ही मतलब है, 30 डिग्री लैग है तो उसको आप लीड करा सकते हो, लीड है तो उसको आप लैग करा सकते हो, ठीक है। तो दो कंडीशन डिफरेंट है सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में, इसमें फेज सीक्वेंस और दूसरा क्या होना चाहिए यहाँ पे 0 डिग्री 0 के साथ, 30 डिग्री 30 डिग्री के साथ में होगा, ठीक। अब इसके बाद में जो हमारा स्टार स्टार है, स्टार स्टार है, इसका किसके साथ कर सकते हो आप स्टार स्टार के, डेल्टा डेल्टा है इसका किसके साथ कर सकते हो डेल्टा डेल्टा के, इसका किसके साथ कर सकते हो आप डेल्टा डेल्टा के साथ,
इसके बाद में स्टार डेल्टा का किसके साथ कर सकते हो, डेल्टा स्टार के साथ, स्टार डेल्टा का और स्टार जिगजैग के साथ कर सकते हो। ठीक, तो यदि यहाँ पे देखेंगे इसमें कि हमने जो ये ग्रुप यहाँ पे लिखे हुए, तो जो स्टार डेल्टा है, ठीक, स्टार डेल्टा है, स्टार डेल्टा का किसके साथ कर सकते हो, स्टार जिगजैग के साथ कर सकते हो। तो स्टार डेल्टा का स्टार जिगजैग के साथ कर सकते हो। ठीक है, और उसी तरह से स्टार डेल्टा का किसके साथ कर सकते हो आप, स्टार डेल्टा का डेल्टा स्टार। तो स्टार डेल्टा जो है, ठीक, स्टार डेल्टा जो है 30 डिग्री है ये, और ये भी कितना डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है ना, और ये भी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन होगा। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन होगा। तो इसका इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, इनका पैरेलल ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है। उसी तरह से ये 0 डिग्री वाला ग्रुप है, ये 0 डिग्री ग्रुप है, ये 0 डिग्री ग्रुप है, ठीक है, और ये भी 0 डिग्री ग्रुप है। तो ये तीनों 0 डिग्री ग्रुप है और ये दोनों 30 डिग्री ग्रुप है। ठीक, तो इनका पैरेलल ऑपरेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसको याद रखना पड़ेगा कौन सा किस ग्रुप में आता है। ठीक, इसके बाद में क्या था, ट्रांसफॉर्मर कोर मैंने आपको बताई थी। तो ट्रांसफॉर्मर में जो कोर यूज करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में जो कोर आप यूज करते हो वो कोर कौन सी होती है, एक सिंपल टाइप, सिंपल कोर टाइप, और एक होती है शेल टाइप। पहले ये दो को देखते हैं। तो जो सिंपल कोर टाइप होती है इस प्रकार से होती है ये, और इसके ऊपर में यहाँ पे हम इस प्रकार से वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं, 1 मैग्नेटिक पाथ है ये। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये इसकी प्राइमरी हो गई और इसकी हो गई सेकेंडरी। तो प्राइमरी के हाफ सेक्शन को इधर, हाफ सेक्शन को इधर लिखा हुआ है, इधर बाउंड किया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्शनलाइजिंग वाइंडिंग। तो सेक्शनलाइजिंग वाइंडिंग का यूज हम काय के लिए करते हैं, लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए। इसमें यहाँ पे सेक्शनलाइजिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक, दूसरा कि ये जो ट्रांसफॉर्म होता है, इस ट्रांसफॉर्मर में ये जो विंडो स्पेस है, इसको क्या बोलते हो आप, विंडो बोलते हो। तो जो विंडो स्पेस है, इस विंडो स्पेस की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। तो इसके कारण हम यहाँ पे इंसुलेशन कितना भी थिक लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो नो लिमिटेशन, स्पेस ही स्पेस है। तो इसके लिए इसका जो यूज़ करते हैं वो किस में करते हैं, EHV या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको बनाने के लिए किस कोर का यूज़ करते हैं, सिंपल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो EHV ट्रांसफॉर्मर में आप इसका यूज़ करोगे, HV में इसका यूज़ करोगे। जैसे शेल टाइप है, तो शेल टाइप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है, यदि क्रॉस सेक्शन A है तो ये क्या है, A/2 है, ये भी क्या है, A/2 है। इसको बोलते हैं सेंट्रल लिम्ब, और ये क्या है, आउटर लिम्ब। तो सेंट्रल लिम्ब का जो क्रॉस सेक्शन है वो आउटर लिम्ब से क्या होता है, ट्वाइस होता है। अब यहाँ पे जो हम वाइंडिंग को बाउंड करते हैं, कहाँ पे करते हैं, सेंटर में। तो सबसे पहले चाहे ये ट्रांसफॉर्मर हो चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, कोर पर इंसुलेशन लगा करके कौन सी वाइंडिंग को बाउंड करोगे, LV वाइंडिंग को। ठीक है, तो कोर पर इंसुलेशन लगाने के बाद में सबसे पहले बाउंड की जाती है यहाँ पे LV वाइंडिंग। इससे क्या होता है, सेविंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या होती है, हमको सेविंग होती है। और उसके ऊपर में फिर इंसुलेशन लगाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे HV वाइंडिंग को बाउंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो HV वाइंडिंग है वो आउटसाइड होती है, इसलिए टेपिंग हम किससे लेते हैं, HV से लेते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पे कि जो इसमें हम यूज़ करते हैं कैसी वाइंडिंग होती है, सैंडविचिंग, सैंडविचिंग वाइंडिंग या इंटरलीविंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, अब ये जो कोर है इसमें मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं, तो मेन फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस्ड होगी
और वो फ्लक्स इस पाथ से जाएगी और इस पाथ से जाएगी। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ कितने होते हैं यहाँ पे 2। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ जो है वहाँ पे 2 मैग्नेटिक पाथ होंगे। ठीक। दूसरा इसका जो यूज करते हैं हम वो किसमें करते हैं, लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, शेल टाइप कोर का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें जो विंडो स्पेस है वो कैसा होता है, स्मॉल। यहाँ डायग्राम में तो आपको ज़्यादा दिख रहा है लेकिन इतना रखते नहीं है, जितना कम से कम हो सकता है। लीकेज फ्लक्स यदि रिड्यूस करनी है, यदि विंडो स्पेस ज़्यादा होगा तो फिर लीकेज फ्लक्स क्या होगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी। इसलिए विंडो स्पेस को क्या रखा जाता है, यहाँ पे कम से कम रखा जाता है। यही बात समझ में। तो इस प्रकार से ये शेल टाइप कोर होती है जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में एक होती है बैरी टाइप कोर। तो एक होती है बैरी टाइप। तो बैरी टाइप में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से जो सिंपल कोर होती हैं, उस सिंपल कोर को ही क्या करते हैं, 1 बाई 1 एक दूसरे के बाद में क्या करते हैं, हम ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, बैरी टाइप ट्रांसफॉर्मर इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो इसमें इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, है ना, ऐसे जैसे 2 लगाए ऐसे और 4 5 6 ऐसा लगा दें, बीच में वाइंडिंग करेंगे यहाँ। ठीक। तो इसमें जैसे 4 कोर है, 6 कोर है, 8 कोर है, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो वाइंडिंग बीच में है तो मेन फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस होगी और वो फ्लक्स क्या होगी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक पाथ होते हैं। तो ये पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पाथ होते हैं, तो बैरी टाइप कोर में होते हैं। ठीक। दूसरा कि यहाँ पे इसका जो यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, हाई पावर रेटिंग के। तो हाई पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक। दूसरा कि इसमें जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग के सराउंडिंग्स में क्या होंगी, इस प्रकार की कोर होंगी। तो उसके लिए इसमें लीकेज फ्लक्स क्या होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो लो लीकेज फ्लक्स यहाँ पे होगी। दूसरा कि जो कोर है उसका प्रोजेक्शन एरिया बढ़ जा रहा है, तो जो हीट डिसिपेशन है वो क्या होगा, बेटर होगा। तो बेटर हीट डिसिपेशन यहाँ पे होता है। तो ये सब जो इसमें फीचर्स होते हैं किसमें, बैरी टाइप कोर में होते हैं। ठीक। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि आजकल जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो किसका यूज करते हैं, ठीक है, स्पाइरल या स्पाइरा कोर कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, सीआरजी यूज कर सकते हो या कोल्ड रोल्ड स्टील ऑफ हाई सिलिकॉन। इसका यूज कर सकते हो। ठीक। तो कोल्ड रोल्ड स्टील ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट का यूज कर सकते हो, सीआरजीओ का कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का यूज कर सकते हो। तो इनका यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है, इनकी क्या होती है, हाई फ्लक्स डेंसिटी होती है। ये जो मटेरियल होते हैं इनमें क्या होती है, हाई फ्लक्स डेंसिटी होती है। तो हाई फ्लक्स डेंसिटी के कारण क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल, तो कोर मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे, कोर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है। लो या स्मॉल कोर लॉस। तो कोर लॉस यहाँ पे कम होगा, कोर लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। इसका जो वेट है, वेट पर केवीए रेटिंग, ये क्या होगा यहाँ पे, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये सब इसकी एडवांटेज यहाँ पे मिलती है। तो इस कोर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी ऐसी स्ट्रिप लेते हैं। ऐसा स्ट्रिप होती है। तो जितनी थिकनेस का लेमिनेशन है, जैसे हम पढ़ते हैं कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए लेमिनेशन की थिकनेस कितनी होती है, 0.35 mm। तो इतनी mm थिकनेस का हम क्या लेंगे, स्ट्रिप ले लेंगे कोल्ड रोल्ड स्टील की, वो ड्रम के ऊपर वाउंड होके आती है। और इस तरह से फर्मा बनाएंगे और इस फर्मे के ऊपर इस स्ट्रिप को क्या करेंगे, ऐसा
ठीक है, टाइटली फोर्स के साथ में इसको बाउंड करेंगे, प्रेशर करते जाएंगे, जिससे बीच में कोई एयर वगैरह ना आए, है ना, एयर गैप रहने से रिलक्टेंस बढ़ जाता है। तो दोनों को एकदम प्रेशराइज करके आपस में ऐसा कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें रिवेटिंग वगैरह जो होती है वो रिवेटिंग वगैरह उसमें वहाँ पे कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो कोर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल कोर या स्पाइरा कोर कंस्ट्रक्शन इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें। कल